नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद करता हूं 2024 के विभागीय परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी धीरे धीरे अच्छे तरीके से चट्टान की तरह मजबूत कर रहे होंगे और निश्चित तौर पर 2024 में होने वाला विभागीय परीक्षा आप क्रैक करेंगे। आपको पता है पिछले 2 दिनों से हमने 2000 एमसीक्यू का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है और आज ये 2000 एमसीक्यू के पीओजी 1 का पार्ट 3 है। अभी तक हमने लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के सेशन में भी हम पीओजी 1 के 50 क्वेश्चन करेंगे। सेशन का शुरुआत करने से पहले हर एक सेशन में एक मोटिवेशनल लाइन के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे कि आपके अंदर एक ऊर्जा बरकरार रह सके अपनी विभागीय परीक्षा के लिए। आज का मोटिवेशनल लाइन है उत्साह। मोटिवेशन सुन के नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से, और ताकत दो है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। तो इन दोनों को शुरू करना आज से ठीक कर दीजिए। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। गाइड 1 जो कि पूरा अंतर्देशीय डाक से संबंधित है, 1986 का एडिशन है। कुछ अगर अपडेट वगैरह इधर उधर होता है तो सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट किया है। 101 नंबर का क्वेश्चन है। चूज द रॉन्ग ऑप्शन रिगार्डिंग फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में चलिए बताइएगा। फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में एक गलत कथन का चयन करना है। कुछ कथन दिए हैं, उन कथनों को पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें से हम ऑप्शन को चूज करेंगे। बताइए, डाक वस्तुओं पर फ्रैंकिंग मशीन द्वारा अंकित किए गए छापों में से किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बात तो बिल्कुल सही है और हमें ढूंढना है गलत कथन। फ्रैंक छाप चमकीले लाल रंगों में साफ और स्पष्ट होना चाहिए। तो यह भी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में लाल रंग का छाप होता है। अगला हमारा जो ऑप्शन था वो था फ्रैंकिंग छाप एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। यह बात हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप फ्रैंक इंप्रेशन लगाते हैं तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि फ्रैंक का जो भी इंप्रेशन होता है वो एक निश्चित डिस्टेंस में और अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए यह बात गलत हो गया है। इसका उत्तर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। अगला सवाल 102 नंबर का है। इस सवाल को समझिए, उसके बाद उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिए। इन फ्रैंकिंग मशीन देयर मे बी मोर देन वन इंप्रेशन ऑफ द वैल्यू डाई, बट इंप्रेशन ऑफ द लाइसेंस डाई शैल बी। आपको मैंने पिछले जो सेशन में जो क्वेश्चन आया था वहां पर यह अच्छे तरीके से इंफॉर्म किया था कि भाई साहब, दो डाई होती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में। दो डाई रहेगी और दो डाई में पहला डाई रहेगा वैल्यू डाई का। कौन सा? वैल्यू डाई का। दूसरा जो डाई रहेगा वो लाइसेंस डाई का रहेगा। वैल्यू डाई को आप एक से अधिक बार लगा सकते हैं। ये बोला हुआ है कि मूल डाई एक से अधिक छाप हो सकता है, लेकिन जब भी आप लाइसेंस डाई का बात करेंगे तो केवल एक बार ही उसको लगाना है एक आर्टिकल पर। इसी वजह से इसका उत्तर जो करेक्ट हो गया वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेट किया है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, उसके बाद उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। 103 नंबर का ये क्वेश्चन है। फ्रैंकिंग मशीन अधिकृत विक्रेताओं के पास अपने योग्य और अनुभवी स्टाफ युक्त सेवा केंद्र मरम्मत का कार्य डाक कर्मचारी की उपस्थिति में किया जाएगा या फिर अनुपस्थिति में किया जाएगा, क्योंकि फ्रैंकिंग मशीन के लिए कुछ सर्विस सेंटर भी निर्धारित किए गए हैं। उसी के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब भी फ्रैंकिंग मशीन में कोई दिक्कत होगा, कोई गड़बड़ी होगी, तो उसका जो सुधार है वो डाक कर्मचारी की उपस्थिति में ही किया जाएगा। काफी लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। सरल सा क्वेश्चन था, फटाफट से स्किप करेंगे और आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, डाक मंडल अध्यक्ष बिना कोई कारण बताए लाइसेंस को इनकार कर देने या रद्द कर देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इसके बारे में बताइए। डाक मंडल अध्यक्ष मतलब डिवीजन का प्रमुख। डिवीजन का प्रमुख होगा एसपीओज। उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि बताइए, डाक मंडल अध्यक्ष जो है उसके पास ये पावर है कि आपको फ्रैंकिंग मशीन दे भी सकता है और बिना बताए उसको देने से, कोई कारण बताए मना भी कर सकता है। तो कथन ट्रू, कथन फॉल्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसके बारे में बहुत बताया वीडियो में, जो रिकॉर्डेड वीडियो दिया था उसमें अच्छे तरीके से समझाया था। कथन बिल्कुल सही है। डाक मंडल अधीक्षक के पास ये पावर है कि वो ये कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाया है और ये क्वेश्चन फ्रैंकिंग मशीन से ही संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद उत्तर कमेंट बॉक्स में देखिए, इस क्वेश्चन को उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सरकारी कार्यालय, मुख्यालय, विभागों की फ्रैंकिंग मशीन को किराए पर देने की शर्तों का चयन कीजिए। किराए पर देने की शर्तों में से सही कथन का या सही कंडीशन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 को देखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि सरकारी कार्यालय को डाक विभाग से फ्रैंकिंग मशीन प्रयोग के लिए लाइसेंस प्रार्थना करने पर पोस्ट मास्टर द्वारा दिया जाता। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि फ्रैंकिंग मशीन यदि गवर्नमेंट का है तो उस कंडीशन में आपको लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा पोस्ट मास्टर जनरल से। पोस्ट मास्टर जनरल जो है बिना कोई कारण बताए ये अधिकार रखता है कि आपको फ्रैंकिंग मशीन देना है नहीं देना है, वो निर्धारित करेगा। लाइसेंस दाता फ्रैंकिंग मशीन में इन 2 कार्यालयों का विशेष रूप से उल्लेख करेंगे जहां लाइसेंस से संबंधित डाक स्वीकार की जानी है। अब 2 में से एक कम से कम एलएसजी ऑफिस तो होना ही चाहिए। अब कुछ कंडीशन आपको गवर्नमेंट फ्रैंकिंग मशीन के बारे में दिए गए हैं और उनमें से सही कथन का बताना है। तो ये तीनों कथन, तो पहला आपने देखा कि पहला कंडीशन ये है कि जब भी सरकारी वाले फ्रैंकिंग मशीन की बात आएगी तो पोस्ट मास्टर जनरल जारी करेंगे। दूसरा चीज ये था कि बिना कोई कारण बताए मना भी कर सकते हैं। तीसरा हमने ये सीख लिया कि जब भी कोई लाइसेंस होल्डर इसका लाइसेंस लेगा तो 2 डाकघरों को मेंशन करेगा कि वहां डाक डालना चाहता है, तो उनमें से एक जो ऑफिस होगा वो आपका रहेगा एलएसजी ऑफिस। चलो अगला देख लो, 106 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी फ्रैंकिंग मशीन का क्वेश्चन है। काफी सारे क्वेश्चन फ्रैंकिंग मशीन के बनाए हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइसेंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। अब आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है आपकी स्क्रीन पर और आपको बताना है कि फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में कुछ ऐसा स्टेटमेंट बताइए जो कि सही हो। चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? लाइसेंस धारी केवल महानिदेशक द्वारा प्राधिकारी फर्म से फ्रैंकिंग मशीन प्राप्त करे। बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल स्टेटमेंट, जिस कंपनी को डाक महानिदेशक अधिकृत करेगा उसी कंपनी से आप फ्रैंकिंग मशीन लेंगे। तो पहला बात तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, महानिदेशक की फ्रैंकिंग मशीन में हुई किसी भी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी नहीं होगी। जब आपने फ्रैंकिंग मशीन परचेस कर लिया तो लाइसेंस धारी मतलब जो लाइसेंस होल्डर है और जो व्यक्ति बेच रहा है मतलब जो कंपनी है, उन दोनों के बीच की इस पर कोई लॉस होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा भी कथन सही हो गया। तीसरा देखिएगा, मशीन के रखरखाव की व्यवस्था होगी वह लाइसेंस धारी और मशीन सप्लाई करने वाले फर्म के बीच होगी। तो हमें जो उपयुक्त आंसर लग रहा है, काफी लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। ये तीनों जो कथन दिए हैं वो बिल्कुल सही कथन है। अगला जो क्वेश्चन है 107 नंबर का, 107 नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद जवाब जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। बिल्कुल चंद्रा एमटीएसजी ऑल राइट आंसर, सभी आंसर जो है वो करेक्ट है। फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में लेखाओं के लिए 2 रजिस्टर रखे जाएंगे। फ्रैंकिंग मशीन के लिए 2 रजिस्टर रखे जाएंगे जिनमें से एक डाकघर के पास और दूसरा किसके पास रखा जाएगा। 2 रजिस्टर विल बी केप्ट फॉर रिलेटेड अकाउंट इन द फ्रैंकिंग मशीन, वन ऑफ which will be kept post office and other with post office supplier firm licensee या फिर none of the above। 2 रजिस्टर है और 2 रजिस्टरों में से एक तो रहेगा डाकघर के पास, दूसरा कहां पे रहेगा इसके बारे में आपसे सवाल किया गया है। चलिए जवाब बताइएगा इसका। बिल्कुल दूसरा जो है लाइसेंस धारी के पास होगा या फिर हम बोले लाइसेंसी के पास होगा, ठीक है, लाइसेंसी या लाइसेंस होल्डर के पास होगा। अगला जो सवाल है वो फ्रैंकिंग मशीन का ही है, इस सवाल को भी समझना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सी उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल यूथ, जीडीएस ऑल इंडिया, पूजा, सावित्री, आयात, संदीप, शालिनी, काफी लोगों का जवाब सही है। रामनिवास, काफी लोगों का जवाब सही है। अगला सवाल देखिएगा, मरम्मत के अलावा मशीन के स्थान में हुआ परिवर्तन, और मरम्मत के अलावा मतलब मरम्मत का कंडीशन को छोड़ के अगर मशीन के स्थान में परिवर्तन हुआ और डॉट डॉट और उन डाकघरों को जहां डाली जाती है अधिसूचित कर दिया जाता है। बताइए, पोस्ट मास्टर, डाक मंडल अध्यक्ष को, पोस्टमैन को या पोस्टल असिस्टेंट को। मरम्मत के अलावा यदि मशीन के स्थान में कोई परिवर्तन हुआ है तो उस डाकघर को जहां डाक डाली जाती है सूचना दी जाएगी
और इसके अलावा एक अधिकारी को भी सूचना दी जाएगी, जिसमें से पोस्ट मास्टर होंगे या फिर डाक मंडल अधीक्षक होंगे या पोस्टमैन होगा या पोस्टल असिस्टेंट होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो करेक्ट जवाब है वो होगा मंडल अध्यक्ष, मतलब मंडल अध्यक्ष को इसके बारे में सूचना दिया जाएगा यदि आप जो है मशीन के स्थान में कोई चेंजेस कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल 109 नंबर का सवाल है, ठीक है, 109 नंबर का फ्रैंक आर्टिकल। फ्रैंक आर्टिकल, आपका आर्टिकल फ्रैंक है, उसके बारे में क्वेश्चन है। छटाई सहायक को सौंप दिया जाएगा। सॉर्टिंग शुड बी हैंडेड ओवर टू पीए, मस्ट बी हैंडेड ओवर रजिस्ट्रेशन पीए, टू बी हैंडेड ओवर द ट्रेजरर, मस्ट बी प्रेजेंटेड एट अ काउंटर। बताइए, जो भी फ्रैंक आर्टिकल रहेंगे, फ्रैंक आर्टिकल के बारे में सवाल पूछा है। दीपक कुमार वर्मा 109 का डी बता रहे हैं। बात समझने वाली है, बात यह है कि फ्रैंक आर्टिकल हमेशा डाकघर के काउंटर पर ही दिया जाएगा, तभी वो स्वीकार किया जाएगा। अगला सवाल को देखिएगा, 110 नंबर का क्वेश्चन है। मशीन द्वारा फ्रैंक की गई डाक वस्तुएं लाइसेंस में दिखाए गए डाकघर की खिड़कियों पर डाक में डालने के लिए फ्रैंक के तारीख के दिन होनी चाहिए। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से एक और चीज मैं बताने वाला हूं। मशीन फ्रैंक पोस्टल आर्टिकल मस्ट बी डिलीवर्ड एट विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस सो इन लाइसेंस ऑन द डेट ऑफ फ्रैंकिंग, कि जिस दिन वह फ्रैंकिंग आर्टिकल आ रहा है। बिल्कुल 110 नंबर का कथन बिल्कुल सही है। एक बात समझने वाली बात है कि आज का डेट अगर 10 जनवरी का है और आज कोई लाइसेंस धारी उस आर्टिकल को ला रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि उस आर्टिकल पर उसी दिन का लाइसेंस का इंप्रेशन होना चाहिए। अगर 9 तारीख का है, मतलब एक दिन पहले का है, तो भी ये कंडीशन चल जाता है। लेकिन अगर 8 तारीख का है, बात समझिए, 8 तारीख का, तो वो एक्सेप्ट आर्टिकल नहीं किया जाएगा। एक दिन पहले का है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन एक दिन पहले का है उसके लिए कंडीशन है, कब एक्सेप्ट किया जाएगा, जब वो 9 का भी उस पर इंप्रेशन लगाएगा। 9 का भी लगेगा, 10 का भी लगेगा, तभी एक्सेप्टेबल होगा। अगला सवाल देखिए, स्क्रीन पर सेट किया है। मशीन द्वारा फ्रैंक की गई प्रेषण की डाक वस्तुएं जिन पर उनके पेश करने की तारीख से तुरंत पिछली तारीख को स्वीकार कर ली जाएगी। पिछली तारीख को स्वीकार कर ली जाएगी, बशर्ते कि क्या कंडीशन रहेगा। मैंने बताया पिछला अगर तारीख है, मतलब 10 का है, 10 पर ला रहे हैं, 9 का आर्टिकल है तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कुछ कंडीशन होगा। कंडीशन, लाइसेंसी आफ्टर डेट टू बी प्रेजेंटेड मस्ट बी डाई इम्प्रिंटेड, कि पेश की जाने वाली तारीख के बाद लाइसेंस डाई की छाप हो। दूसरा ऑप्शन को देखिएगा, पेश की जाने वाली तारीख के केवल पिछली तारीख का लाइसेंस डाई छाप हो, या फिर पेश की जाने वाली लाइसेंस के डाई की छाप हो, या उपयुक्त सभी। जो करेक्ट उत्तर होगा, जिस दिन आप ला रहे हैं प्रीवियस डेट का है, सभी उत्तर करेक्ट नहीं है ना, सभी उत्तर करेक्ट नहीं है। उत्तर सी इसका करेक्ट है, काफी लोगों का जवाब जो है गलत है। ध्यान देने वाला बात यह है कि जिस दिन ला रहे हैं, 9 का आर्टिकल है तो आपको 10 का भी उस पर इंप्रेशन लगा के ही लाना। अगला सवाल 112 नंबर का है। इस सवाल को देखिएगा और इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस धारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए खिड़की पर पेश किए जाने वाला टिकट होना चाहिए। बताइएगा, द टिकट टू बी प्रोड्यूस एट विंडो फॉर द आइडेंटिफिकेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लाइसेंसी ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। टिकट होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक प्रेषण के समय, केवल एक बार प्रेषण के समय, इनमें से कोई नहीं। बोला फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस धारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए खिड़की पर पेश किया जाने वाला टिकट होना चाहिए। जितनी बार वो प्रेषण करेगा उतनी बार, या फिर केवल एक बार, या फिर टिकट का कोई झंझट ही नहीं है, टिकट नहीं लाएगा तो भी एक्सेप्टेबल होगा। जो जवाब करेक्ट है वो है पूनम मिश्रा का। जो जवाब करेक्ट है जिसने बी बताया कि भाई प्रत्येक प्रेषण के समय आपको विंडो डिलीवरी टिकट, जिसके बारे में बताया कि जो आइडेंटिफिकेशन के रूप में काम करेगा, वो पेश करना पड़ेगा। अगला सवाल को टारगेट करते हैं। अगला सवाल आ गया है स्क्रीन पर। ऑन डिलीवरी ऑफ एनवेलप रैपर हैविंग एरर फ्रैंक इंप्रेशन आर्टिकल व्हाट परसेंटेज विल बी रिड्यूस फ्रॉम द फेस वैल्यू। सवाल ये पूछ रहा है कि मान लीजिए आपका आर्टिकल है और आप फ्रैंकिंग मशीन किराए पर ले रखा है, तो दिक्कत क्या होगा, कभी आपसे गलती से आपका आर्टिकल पर 22 रुपया का आपको छाप लगाना था, आपने 37 रुपया का लगा दिया,
तो आप पोस्ट ऑफिस के पास जाएंगे, बोलेंगे सर जी ये आर्टिकल को क्या करिए, हमारा अधिक का लग गया है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो डाकघर क्या करेगा, 5% का कटौती करेगा। उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम करके उसको अगला वैल्यू दिया जाएगा। तो वही है कि 5% का कटौती करेगा, बाकी रकम उसको दे देगा। इसका डी आंसर करेक्ट है। जिन्होंने डी बताया वो लोग बिल्कुल सही है। डिस्काउंट का कोई मैटर नहीं था, ये मैटर था आपका एरर वाला। चलो अगला देख लो, अगला देख लो। फ्रैंकिंग मशीन का काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। 114 नंबर का सवाल है। फ्रैंक आर्टिकल के संबंध में तारीख मोहर के छाप के बगल में विज्ञापन देने की व्यवस्था है। तारीख मोहर छाप का मतलब जो इंप्रेशन लगाया उसके बगल में अगर कोई कंपनी है, LIC है, हाई कोर्ट है, इसके अलावा कोई संस्थान है, स्कूल है, कोई भी बड़ा कॉलेज है, वो अपना प्रचार करवाना चाहता है उस आर्टिकल के ऊपर, तो ये व्यवस्था की जाएगी। सही उत्तर का चयन कीजिए कि विज्ञापन की व्यवस्था की जाएगी। उसके बारे में कुछ आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन का चयन करना है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो विज्ञापन देते समय किन कंडीशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए कि इट बिलोंग होली टू द हाउस ऑफ लाइसेंस, कि जो विज्ञापन दे रहा है भाई, अगर कोई संस्थान है, बड़ा कॉलेज है, वो अगर विज्ञापन दे रहा तो उसी का विज्ञापन होगा। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। फिर अगला देखो, इट एग्जैक्टली मैच द इंप्रेशन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, लाइसेंस नंबर, डेट स्टाम्प एंड पोस्ट मार्क। यह पहचान निशान, लाइसेंस नंबर, तारीख मोहर, डाक निशान की छाप से बिल्कुल मिलता जुलता हो। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन दिया है, लिफाफा या कार्ड के बाएं हाथ के ऊपरी कोने तक सीमित होना चाहिए, या फिर उपयुक्त में से सभी। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर का। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए जो है गलत था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है गलत था, जो उत्तर करेक्ट होगा वो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 115 नंबर का सवाल। 115 नंबर का सवाल, अगले सवाल को टारगेट करते हैं। फ्रैंक आर्टिकल पर विज्ञापन देने हेतु डाइयों के काटने पर जो खर्चा आएगा उसका भार कौन वहन करेगा? चलिए, डाकघर वहन करेगा, या फिर लाइसेंसी, या फिर सप्लायर फर्म, या फिर सभी मिलजुल कर। अगला सवाल देखिएगा, जो डाकघर विज्ञापन देने के लिए व्यवस्था कर रहा है अपने कस्टमर को, कोई भी कस्टमर जो कि नंबर ऑफ आर्टिकल ज्यादा पोस्ट कर रहा है, उसी के बारे में पूछा है कि जो भी खर्चा डाइयों को काटने के लिए आएगा उसका खर्चा लाइसेंस धारी को उठाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 116 नंबर का सवाल है। ये भी क्वेश्चन आपका फ्रैंकिंग मशीन से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये है कि लाइसेंस धारी मंडल अध्यक्ष से जितने भी चाहे बाक मोहर या फिर एडवर्टाइजमेंट मोहर मंजूर करवा सकता है। कि मतलब आपको कौन सा टैगलाइन देना है, कितने टाइप का एडवर्टाइजमेंट देना है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आर्टिकल पर एक से कम वाक्यमोहर विज्ञापन का प्रयोग ना करे, एक से अधिक वाक्यमोहर विज्ञापन का प्रयोग ना करे, दो से कम या दो से अधिक। क्वेश्चन है, द लाइसेंसी कैन गेट एज मेनी सेंटेंसेस स्टाम्प, एडवर्टाइजमेंट स्टाम्प एज ही वांट from the head of division provide that he does not use the dot sentence and advertisement postal article। भैया आप कितने भी मंजूर करवा सकते हैं, जो भी आपको टैगलाइन देना है, जो भी आपको प्रचार करना है, कितना भी मंजूर करवाओ, लेकिन एक आर्टिकल पर आपको एक से अधिक नहीं देना। एक से अधिक एडवर्टाइजमेंट, एक से अधिक स्लोगन, एक से अधिक नारा उस आर्टिकल पर नहीं लिखना। अगला सवाल यह है कि हु कैन वेरी द टर्म अ फ्रैंकिंग मशीन एंड ऐड। कौन फ्रैंकिंग मशीन के शर्तों में कुछ फेरबदल कर सकता है और उन शर्तों को बदल सकता है, मतलब उस पर कुछ जोड़ भी सकता है, उनमें कुछ बदलाव भी कर सकता है। हेड ऑफ डिवीजन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, या फिर हेड ऑफ सर्किल, या फिर पोस्ट मास्टर। कौन सा उत्तर करेक्ट है, बताइए सवाल का उत्तर। चलिए क्वेश्चन का उत्तर डीजी पोस्ट हो जाएगा। डीजी पोस्ट के पास ये पावर है। अगला सवाल स्क्रीन पर सेट किया है, सरकारी कार्यालय द्वारा डाक विभाग से फ्रैंकिंग मशीन के प्रयोग के लिए लाइसेंस प्रार्थना
करने संबंधित किसके द्वारा स्वीकृत किया जाएगा? सरकारी कार्यालय द्वारा डाक विभाग से फ्रैंकिंग मशीन के प्रयोग के लिए लाइसेंस प्रार्थना करने पर किसके द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, उसके बारे में क्वेश्चन किया है। फॉर द यूजिंग फ्रैंकिंग मशीन बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय whom will the license request be approved? हेड ऑफ सर्किल, डायरेक्टर जनरल, हेड ऑफ डिवीजन, पोस्ट मास्टर जनरल। पहले ही बताया, इसका जो करेक्ट जवाब है पोस्ट मास्टर जनरल होगा। कंडीशन मैंने अच्छे तरीके से बताया। अगला देखिएगा 119 नंबर का सवाल है। सरकारी डाक के तौर पर पहचान की जा सके। अगर कोई आर्टिकल सरकारी है तो कैसे पता चलेगा कि सरकारी है? तो उस आर्टिकल या फिर उस मशीन के लाइसेंस डाई पर क्या शब्द अंकित किया जाएगा? द वर्ड ऑन लाइसेंस डाई सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड एज गवर्नमेंट मेल शुड बी मार्क गवर्नमेंट पोस्ट, सर्विस, ऑफिशियल मेल या फेक मेल। अच्छा सवाल स्क्रीन पर लगाया। समीर सिंह ने बी बताया, बी बिल्कुल सही है। सेवा, सर्विस, इसका जवाब सही है। कोई भी सरकारी आर्टिकल है उस पर आपको सर्विस मेंशन करना है। फ्रैंक आर्टिकल है तो पता चलेगा कि सरकारी आर्टिकल। अगला देखिएगा 120 नंबर का सवाल है। विच द फॉलोइंग रिकॉर्ड होल्डर लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस विल कीप? सरकारी कार्यालय के लाइसेंस धारक निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड रखेगा? सरकारी कार्यालय के लाइसेंस धारक, लाइसेंस होल्डर के पास कौन सा रिकॉर्ड रखेगा? देखिए क्वेश्चन इतना चुनिंदा बनाया गया है कि हमारा टारगेट ये है कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं और थ्योरी के बाद यहाँ पे आके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है थ्योरी से बचना नहीं चाहिए। आपको थ्योरी पहले देखना है, एमसीक्यू बाद में सॉल्व करना है। तो पहला प्रायोरिटी ये दिमाग लगा लेना, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यू बस सॉल्व करके नहीं जाना है। ये लास्ट का ऑप्शन रहता है कि आप जो है थ्योरी आपने पढ़ लिया, फिर आप अपना प्रैक्टिस करें कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए, डाक भेजने संबंधित फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड पुस्तिका, अपने कार्यालय की उपस्थिति पुस्तिका, कार्यालय की समस्त जानकारी, फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर रिलेटेड टू सेंडिंग मेल, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक, अटेंडेंस बुक ऑफ योर ऑफिस, ऑल ऑफिस इंफॉर्मेशन रजिस्टर। जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा 2 नंबर का, मतलब ए और बी। फ्रैंकिंग मशीन संबंधी दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अभय का उत्तर सही है, अभय ने 2 बताया था कि फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर रखेगा और फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड पुस्तिका। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान रख लेना है। अगला सवाल देखिए, फ्रैंकिंग मशीन का ही है। अगला सवाल, सरकारी फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में मुख्य डाकघर निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड रखेगा? फ्रैंकिंग मशीन का टॉपिक काफी बड़ा है, इसलिए उसको एक वीडियो में दिया है। एक वीडियो में विच आर द फॉलोइंग रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड बाय हेड पोस्ट ऑफिस इन रिस्पेक्ट गवर्नमेंट फ्रैंकिंग मशीन विल कीप? सरकारी फ्रैंकिंग मशीन के बारे में चर्चा कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को और इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस धारकों की सूची दर्शाने वाला रजिस्टर। अगला है किराए के अग्रिम भुगतान दर्शाने वाला रजिस्टर, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड पुस्तिका या फ्रैंकिंग मशीन लेजर। बताइए, मुख्य डाकघर मतलब हेड पोस्ट ऑफिस जो है वो कौन सा रिकॉर्ड रखेगा? चलिए जवाब कुछ लोग दे रहे हैं। निशा चौहान ने 121 का 4 दिया है और जवाब जो है वो बिल्कुल करेक्ट है संदीप का। ए, बी और सी और डी, ये चारों चीजें आज के बाद आपको नहीं भूलेगा। ये चारों चीजें, फ्रैंकिंग मशीन, अग्रिम भुगतान रजिस्टर, रिकॉर्ड पुस्तिका, लेजर, लाइसेंस का जो लिस्ट है वो रजिस्टर, सभी चीजें अपने पास रखेगा। अगला सवाल को देखिएगा 122 नंबर का क्वेश्चन। अगला सवाल 122 नंबर का क्वेश्चन। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेंटल अमाउंट एडवांस बिल पे इन फुल। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस धारक किराए की अग्रिम राशि अग्रिम रूप से अदा करेगा। मंथली, तिमाही, हाफ ईयरली या वार्षिक? बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर कि फ्रैंकिंग मशीन सरकारी डिपार्टमेंट के मामले में सरकारी कंडीशन है, सरकारी फ्रैंकिंग मशीन के बारे में कंडीशन है। जो जवाब करेक्ट होगा उसको जो राशि का भुगतान करना पड़ेगा वो रहेगा वार्षिक, एक बार 1 साल में करना पड़ेगा। अभी का जो कंडीशन है, अभी जो फ्रैंकिंग मशीन यूज आ रहा है वो 375 रुपया में और वो 5 साल के लिए होता है। तो अभी वाला भी ध्यान रखिएगा, ये बात सवाल ही पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइसेंस धारक को अग्रिम राशि या अन्य रकम के लिए एक रसीद देगा जो कि है।
जब आप अपने फ्रैंकिंग मशीन पर रिचार्ज करवाएंगे, रिचार्ज करवाया तो आपको एक रसीद डाकघर देगा, वो रसीद का आपको नंबर बताना है, ठीक है। ACG 56, बिल्कुल जोगेंद्र जी 375 है और 5 ईयर के लिए है, तो सभी लोग इसको क्लियर कर लेंगे। अभी जो चार्ज है फ्रैंकिंग मशीन का वो 375 है, और ऊपर से ये भी ध्यान देना है आपको कि वो 5 साल के लिए है। जो रिसिप्ट देगा पेमेंट का वो कौन सा होगा? जो रिसिप्ट देगा पेमेंट का होगा ACG 67। सुनील ठाकुर का उत्तर बिल्कुल सही है, ACG 67। जो गलत कर रहे हैं वो ध्यान रख लेंगे। जो पेमेंट का रसीद मिलेगा वो मिलेगा ACG 67। चलो अगला देख लो, 124 नंबर का सवाल है। द लाइसेंस पीरियड फ्रैंकिंग मशीन इज, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस की अवधि 1, 2, 3 या फिर 5? क्योंकि अभी इसके बारे में चर्चा किया तो ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। बिल्कुल जो उत्तर करेक्ट है वो करेक्ट है डी नंबर का, दिवेश साहू का उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला देख लो, अगला सवाल स्क्रीन पर। नवीकरण समय से पहले नहीं करने पर देय कुल शुल्क है। नवीकरण किसका? फ्रैंकिंग। अब फ्रैंकिंग मशीन का कहानी चल रहा है तो फ्रैंकिंग मशीन का ही ले लीजिए। फ्रैंकिंग मशीन का रिन्यूअल अगर टाइम से नहीं किया तो उसके लिए लेट फीस लगेगा। क्या लेट फी लगेगा आप बताइए? हमने बताया कि 375 रुपया नॉर्मल फीस है 5 साल का। उसके अलावा यदि अगर टाइम से रिन्यूअल नहीं कराया तो 100 रुपया एक्स्ट्रा, 475। ठीक है, तो टोटल जो चार्ज हो जाएगा वो 475 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए देखिएगा, फ्रैंकिंग मशीन का रिचार्ज कराया जा सकता है। फ्रैंकिंग मशीन कैन बी रिचार्ज कैश, चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग, ई पेमेंट। कौन सा उत्तर इसका सही है? फ्रैंकिंग मशीन को रिचार्ज करने के ऑप्शन कौन कौन सा है? केवल 1, 2, 2 और 1 और 2, 1, 2, 3 या सभी? जो जवाब करेक्ट है वो हो जाएगा आपका ये जो जितने ऑप्शन दिए हैं, कैश, चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग, ई पेमेंट, इन सभी माध्यमों से आप फ्रैंकिंग मशीन का रिचार्ज करवा सकते हैं। चलिए 127 नंबर का क्वेश्चन है। फॉर हाउ मेनी ईयर शुड बी मशीन रिपेयर रजिस्टर्ड जॉब कार्ड बी प्रिजर्व बिल? जो मशीन का आपने अगर उधरवाया था मशीन, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है कि उसका जो भी रजिस्टर रहेगा उसको कितना समय तक रिजर्व रखा जाएगा। चलिए बताइएगा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर? जो जवाब करेक्ट है वो है 2 ईयर। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर सेट कर दिया। अब फ्रैंकिंग मशीन के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब फ्रैंकिंग मशीन के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब आपको कुछ अलग क्वेश्चन देखने को मिले। ये आपका क्लॉज नंबर शायद 12-11 का क्वेश्चन होगा, है ना? 11 में था, ये 12 का होगा। चलिए बताइए, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज अप टू एक्सटेंडेड इज इट सेंड बाय पोस्ट स्मॉल टाउन ऑर्डिनरी आर्टिकल? 500 पैकेट, 250 पैकेट, 700 पैकेट या 350 पैकेट? डाक भार का अग्रिम भुगतान नगद में, कैश में करना चाहते हैं, बड़ा कंपनी फर्म है, तो अगर वो हर एक आर्टिकल पर टिकट वगैरह नहीं चिपकाना चाहता, ये सब प्रक्रिया नहीं करना चाहता, तो उसके लिए अथॉरिटी दे सकता है हेड ऑफ सर्किल कि आप अपने आर्टिकल को लाइए और कैश का पेड करिए, उसके बाद ये प्रक्रिया हम करवा लेंगे, कर लेंगे। 250 स्मॉल टाउन के लिए हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि यही कंडीशन मैंने गैर रजिस्ट्री आर्टिकल के बारे में बताया कि जब भी गैर रजिस्ट्री आर्टिकल के बारे में कंडीशन होगा तो आपको बड़े शहर में 500, छोटे शहर में 250। अगला यह है कि रजिस्ट्री आर्टिकल के बारे में, द नंबर ऑफ आइटम टू बी रजिस्टर्ड इन प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश शुड नॉट बी लेस देन 10, 30, 40 या 50। जब इसका फायदा आप रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए लेंगे तो उसके लिए जो मिनिमम आर्टिकल होना चाहिए, क्वांटिटी की 50 आप रजिस्टर्ड आर्टिकल दोगे, तभी आप अपने आर्टिकल के लिए कैश में पेड कर जाओ और उसके लिए हम बाकी व्यवस्था कर लेंगे, टिकट का आगे जो भी प्रक्रिया उसके साथ करना है। ठीक है, क्योंकि पहले जो आर्टिकल की बुकिंग होती है एक रजिस्ट्री जनरल के तहत होती थी, है ना? रजिस्ट्री जनरल का प्रयोग करके
सभी रजिस्टर आर्टिकल का कार्बन कॉपी में 2 प्रति बना के डाकघर में पेश कर देते। ठीक है, मतलब उसके लिए प्रेषक स्वयं रसीद तैयार करते थे जब जिस कंपनी के पास आर्टिकल ज्यादा बुकिंग करने के लिए। फॉर विच आइटम फैसिलिटी प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश अवेलेबल। अब मैंने पिछला क्वेश्चन में आपको बताया कि अपंजीकृत आर्टिकल के लिए यह सुविधा है कि आप कैश में उसको पेड करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सुविधा किन किन आर्टिकल के लिए होगा बताइए। आईएलसी के लिए है, बिल्कुल है। पोस्ट कार्ड के लिए है, बिल्कुल है। अगला देखिए, क्या अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए है, बिल्कुल है। तो उत्तर जो करेक्ट है वो डी है। इन सभी कैटेगरी के आर्टिकल के लिए आपको यह सुविधा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपके थ्योरी से निकाल के ही बनाए गए, इस बेसिस पे इसको आपको ध्यान रखना। चलिए अगला देखिएगा, खराब या विरूपित टिकट। आपने रूलिंग पढ़ा होगा, उसके बारे में पूछ रहा कि खराब या विरूपित टिकट क्या होते हैं। टिकट दैट आर क्लियर एंड लेजिबल, टिकट दैट लुक गुड, सच टिकट, ऐसे टिकट जो कटे फटे हैं, किसी तरह अपूर्ण रह गए हैं, ऐसे टिकट जो पूर्ण है। तो विरूपित टिकट से हमें समझ में आता है कि टिकट जो फटे फटे हैं, जो अपूर्ण रह गए, उनको विरूपित टिकट का कैटेगरी में रख सकते। चलिए अगला क्वेश्चन 132 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। पानी वगैरह लेके बैठिए, सेशन लंबा चलेगा। क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन से कम किसी भी सेशन में नहीं करवाऊंगा। टारगेट ये है, हमारे पास जितना ही मटेरियल है हम आप तक पहुंचाएंगे। हर एक मटेरियल का उपयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, थ्योरी को रीड करना है, फिर उसके बाद PYQ सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये था कि पहले से जो टिकट उपयोग आ चुका उसका उपयोग कर रहे हैं तो अपराध होगा, किस धारा के तहत? द यूज ऑफ प्रीवियसली यूज स्टाम्प इन ऑफेंस, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, या फिर ये कोई अपराध नहीं है। बात जो सही है, बात सही है कि भारतीय दंड संहिता के तहत इसे अपराध माना जाता है। जो टिकट पहले यूज कर लिया उस टिकट को आप यूज नहीं कर। चलिए अगला देखिएगा, 133 नंबर का सवाल है और पूछा है, प्राक्षर सहित डाक टिकटों का छिद्रण बारीक सुराख में पहचाने जाने वाले अन्य निशान निषिद्ध है। ये कथन सत्य है या कथन असत्य है? कथन असत्य है। अब मैंने आपको बताया कि जो टिकट आप देख रहे हैं अगर पूरा कटा फटा है तो उसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ा बहुत उस पर थोड़े बारीक ऐसे निशान है तो इसके लिए वो निषिद्ध नहीं है। इसीलिए यहां पे आपको असत्य दिख रहा है कि थोड़ा बोड़ा जो अगर निशान वगैरह उस आर्टिकल थोड़ा छिद्रण है, बारीक छिद्रण है, तो वो चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं, इतना दिक्कत नहीं है उस चीज के लिए। चलो अगला सवाल देखो, 134 नंबर का सवाल। अब पिछला ही क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि अगर पिछले जो टिकट थे उसको उपयोग कर रहे हैं तो वो दंड की कैटेगरी में आता है। कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन गलत होते हैं, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम तक सब क्लियर हो जाएगा। किसी भी काम के लिए फर्जी टिकट का निर्माण प्रयोग वर्जित है। यह भारतीय दंड संहिता के किसके अंतर्गत अपराध माना जाता है? बताइए। 262A, 61, 63 या फिर 64? बहुत बार क्वेश्चन किया है, 263A जो है इसका जवाब करेक्ट है। अगला क्वेश्चन उठा, अगला कंडीशन है कि किसी, बताइएगा, इन फिलाटेलिक पब्लिकेशन विच इज एंटायरली अबाउट स्टाम्प एंड विच इज लाइकली पब्लिश जनरल पब्लिकेशन, इट इज अलाउड टू प्रेजेंट पिक्चर इलिस्ट्रेशन ऑफ स्टाम्प एट इन व्हाट कलर्स पिक्चर इलिस्ट्रेशन शुड बी। पूछा है कि किसी टिकट संकलन प्रकाशन में जो पूर्णतः डाक टिकट के बारे में हो, जिसके सामान्य प्रकाशन में प्रकाशन की संभावना हो, उनमें डाक टिकट के चित्र रेखांकन प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई है। फिर भी ऐसे चित्र या रेखांकन डॉट डॉट में होने चाहिए क्योंकि डाक टिकट को बनाने का एकाधिकार जो है केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और कोई नहीं बना सकता, ना ही निर्माण कर सकता। लेकिन अगर कहीं पे मनोरंजन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए चीजें की जा रही हैं तो वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको ये कलर जो है वो काला से ही में करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। 136 नंबर का सवाल है। देखिए इस सवाल को देखिएगा। जनता को सलाह दिया जाता है कि किस तरह के पत्रों और पैकेट के बाहर की ओर सील मोहर के लिए लाख का प्रयोग ना करें जब तक ऐसी मोहर उन वस्तुओं की हिफाजत के लिए जरूरी ना समझी जाए। रजिस्टर्ड के लिए, अनरजिस्टर्ड के लिए, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। पूरा क्वेश्चन आपको थ्योरी में मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा पूरा क्वेश्चन आपको थ्योरी में मिलेगा। ठीक है, तो बताइए कंडीशन किसके लिए? रजिस्टर्ड के लिए, अनरजिस्टर्ड के लिए या फिर बोथ के लिए। कंडीशन जो था वो था अनरजिस्टर्ड। अगला है 137 नंबर का। गैर रजिस्ट्री पत्र मतलब अनरजिस्टर्ड लेटर पैकेट के बाहर की ओर मोहरों के लिए लाख का प्रयोग करते समय, लाख मतलब जो चिपकाने वाला सील आता है ना उसका, एक पतले पारदर्शी मुलायम कागज को मोहर लगाने से पहले मोम के ऊपर डालना चाहिए। विदेशी आर्टिकल भेजे जाने वाली डाक के लिए जरूर पालन किया जाएगा क्योंकि वह आर्टिकल जो है वो ठंडे जलवायु मार्ग से जाएगा, शीतल जलवायु मार्ग से जाएगा, बहुत गर्म जलवायु मार्ग से जाएगा, उपयुक्त में से सभी। जो करेक्ट जवाब है, क्योंकि उन आर्टिकल को हाई टेम्परेचर से होकर गुजरना पड़ता है, उस वजह से उसके लिए कंडीशन बताया कि एक पतले पारदर्शी मुलायम कागज का उपयोग आपको जरूर करना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 138 नंबर का सवाल। यदि डाक पर ज्यादा मूल्य की टिकट चिपकाई गई है, बात समझिएगा, बिल्कुल उत्तर सी करेक्ट है। जो सी बताया है उसका जवाब है करेक्ट और जो डी बताया उसका जवाब है गलत। डाक पर ज्यादा मूल्य की चिपकाई गई डाक टिकट, हवाई डाक वस्तुएं डाकघरों के काउंटर पर उन वस्तुओं को पेश करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में डॉट डॉट के लिए पेश की जा सकती है। कि आपने ज्यादा डाक टिकट चिपका दिया तो आपको आर्टिकल विरूपित करने के लिए मतलब अलग करने के लिए दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 138 का जो करेक्ट जवाब है वो है बी नंबर का। बोला अगर ज्यादा टिकट चिपका दिया काउंटर पर आप हो तो आपको आर्टिकल विरूपित करने के लिए कि अपना एक्स्ट्रा टिकट आप निकाल लीजिए, उसके लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है, 139 नंबर का सवाल देखिएगा। डाकगाड़ी डाकघर की खिड़की पर ज्यादा संख्या में डाक में डाले गए पत्र पैकेट जिनका डाकभार विलंब शुल्क जो भी पेड ना किया गया हो, डाकघर को पत्र या पैकेट लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। कथन के बारे में सोचना है और कथन के बारे में चर्चा भी करना है। कथन के बारे में सोचना है और कथन के बारे में चर्चा भी करना है। क्या विलंब शुल्क पेड नहीं है तो आर्टिकल लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी? फाल्स कथन है, आपत्ति होगी, इसीलिए इस कथन का उत्तर बी हो जाएगा। स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्वेश्चन कहां से निकाला? थ्योरी से निकाला। थ्योरी से निकाल के स्टेटमेंट क्वेश्चन इधर सेट किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जो परीक्षा में जाओगे तो आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। Until the custom duty due is paid, the following postal item containing, बताइएगा कि जब तक देय सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता निम्नलिखित मदों वाली वस्तुएं डाक द्वारा प्रेषित नहीं की। चलिए अगला सवाल देखिए। कस्टम ड्यूटी नहीं दिया जाता तो आर्टिकल आगे नहीं जाएगा। कॉइन, बुलियन, कीमती रत्न, उपरोक्त में से सभी। बिल्कुल जवाब जो है करेक्ट है। ये सभी चीजें जब तक आप उस पर कस्टम ड्यूटी पेड नहीं करेंगे तब तक वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस रिक्वायर्ड टू बी डेट स्टाम्प ईच लेटर पैकेट अ पार्सल ईच 1, 2, 3 और 5। प्रत्येक पैकेट पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगानी चाहिए? बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। दो डाकघर का तारीख मोहर हर एक आर्टिकल पर होना चाहिए और बहुत बार डिस्कशन किया है, ज्यादा डिस्कशन नहीं कर। चलिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया, गलत हो रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है, अभी हर वक्त आपको सरल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इसी क्वेश्चन पर जो स्टूडेंट 2 से 4 बार पढ़ लिया उसका गलत नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूं कि काफी लोगों के सही भी हो रहे हैं। उसका मतलब है वो जुलाई से जुड़े हैं, अगस्त में जुड़े हैं, उनकी तैयारी पहले भी हुई है ना, उन्होंने पहले से रिवीजन पहले से पढ़ा हुआ, इस वजह से चीजें होती हैं। तो एक बार में निराश बिल्कुल ना हो। आवागमन के दौरान डाक के थैलों को काफी दबाव, काफी रगड़ से झेलना पड़ता है, इसलिए उन सभी वस्तुओं जिन पर
प्रेशर हो भंगुर आवरण में पैक करना चाहिए। ये कथन सही है? कथन बिल्कुल गलत है भाई साहब। अगर किसी आर्टिकल पर कोई प्रेशर पड़ रहा है तो उस पर फ्रजाइल आर्टिकल शामिल नहीं किया जाएगा। फ्रजाइल आर्टिकल मतलब ऐसे आर्टिकल जो आसानी से टूट जाएंगे, उन पर शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 143 नंबर क्वेश्चन है। यदि कोई ग्राहक ऐसी वस्तु पोस्ट करता है जो आसानी से टूट जाने वाली कमजोर वस्तु हो तो इसकी सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी डाकघर को बरतनी पड़ती है। इफ अ कस्टमर पोस्ट एन आर्टिकल विच इज फ्रजाइल आर्टिकल देन द पोस्ट ऑफिस हैज टू टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट इट। ट्रू फॉल्स? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइएगा कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? जवाब हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि फ्रजाइल आर्टिकल के डाकघर कोई सुरक्षा नहीं देता है। अगला क्वेश्चन इससे भी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आया नहीं, कई बार आया है। देखिएगा, व्हेन वैक्स क्लॉथ इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट पार्सल पैकेट लेटर देन इट शुड बी यूज्ड एज अ कवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आउटसाइड, इनसाइड, बोथ या नन ऑफ दीज। पूछा है कि जब पार्सल पत्र पैकेट की हिफाजत के लिए मोमी कपड़े का उपयोग किया जाए तो इसका प्रयोग बाहरी के लिए, भीतरी के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। जो जवाब करेक्ट है वो है इनसाइड, मतलब भीतरी आवरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, प्रत्येक कस्टमर से डाकघर यह कहता है कि पत्र, पैकेट, पार्सल को इस तरह बंद करे कि नुकीले किनारे ना बने जो कर्मचारियों को चोट पहुंचाए। एवरी कस्टमर इज आस्क्ड बाय द पोस्ट ऑफिस to close the letter, packet, parcel such a way that sharp and cutting edges form which can cause injury to the staff. Statement is true, statement is false. स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, अगर स्टेटमेंट नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बी उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। असत्य जो है ये कथन हो जाएगा। कैसे आपको नहीं बनाना है कि जैसे डाक कर्मचारी को खतरा पहुंचे, और यहां पर बोला है कि बनाना चाहिए वैसे। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग बैग्स फॉर स्टाम्प ऑन आउटसाइड नॉन रजिस्ट्री या अनरजिस्टर्ड लेटर पैकेट इट शुड बी प्योर्ड कवर बैग्स बिफोर स्टाम्पिंग। देखिए क्या बोल रहा है कि गैर रजिस्ट्री पत्र पैकेट के बाहर की ओर मोहर के लिए बैग्स का प्रयोग करते समय मोहर लगाने से पहले मोम के ऊपर डाल देना चाहिए। पहले ही बताया मैंने आपको कि कोई भी आर्टिकल फॉरेन को जा रहा है तो आपको कागज का टुकड़ा लगाना है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन। 146 का उत्तर काफी लोग सही दे रहे हैं और कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आप बैग्स क्लॉथ यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक कागज का टुकड़ा भी प्रयोग करना है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर टेम्परेचर वगैरह ज्यादा हुआ तो वो पिघलेगा। अब पिघलेगा तो एक आर्टिकल तो उस बोरे में नहीं है, उससे बहुत सारे आर्टिकल है, तो दूसरे आर्टिकल चिपक कर नष्ट ना हो, इसी वजह से किया। चलिए अगला देखिएगा, कॉइन कैन बी सेंट इनलैंड पोस्ट। जो सिक्के हैं वो अंतरदेशीय डाक के तहत अनरजिस्टर्ड पोस्ट या फिर बोल सकते हैं पंजीकृत डाक या फिर इंश्योर्ड पोस्ट या बोल सकते हैं कि बीमित डाक, पंजीकृत पोस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब करेक्ट होगा कि जो भी सिक्के कॉइन चीजें होती हैं ये हमेशा जो है वो बीमित डाक के द्वारा भेजी जाती है। अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पिछला जो क्वेश्चन बड़ा बड़ा आपको मिल रहा है ना उसको थोड़ा टाइम देके पढ़ लीजिए। ठीक है, पीडीएफ डालूंगा। सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोना चांदी, करेंसी, बैंक नोट अंतरदेशीय डाक से, बीमित पोस्ट से जाएगा, पार्सल पोस्ट से जाएगा, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पोस्ट। काफी अच्छा सवाल स्क्रीन पे, और बहुत रिपीटेड सवाल है, बहुत रिपीटेड, 20 से 100 बार रिपीट हुआ है ना। तो बार बार ये क्वेश्चन आता है तो केवल इंश्योर्ड पोस्ट इसका जवाब जो है वो सही हो जाए। अगला सवाल है कि ऐसा आर्टिकल जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट का जरूरत है, कोई आर्टिकल इंश्योर्ड है, कोई आर्टिकल वैल्यूएबल है, तो ऐसा आर्टिकल इफ पोस्टल आर्टिकल रिक्वायरिंग स्पेशल केयर एड्रेस इट शुड बी क्लियरली रिटन टॉप। ये आर्टिकल जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट का जरूरत है उस पर आपको लिखना है कि यह आर्टिकल जो है
वो बीमित आर्टिकल है और इतने रुपए के लिए इसका बीमा किया गया है। यह आर्टिकल वैल्यूएबल आर्टिकल है और इस इतने रुपए के लिए इसका बीपी किया गया है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा आपका बी नंबर का, रुपए के लिए बीमा किया गया। ठीक है, ठीक है। चलो अगला देखो, 150 नंबर का सवाल, 150 नंबर का सवाल, लास्ट सवाल रहेगा आज के सेशन का। देखिए, ऐसे पत्र, दूसरी डाक वस्तुएं जो रजिस्ट्री बीमा कराने के लिए हो, या फिर ऐसी वस्तुएं जो मूल्यदेय के रूप में भेजी जाने के लिए हो, तो विशिष्ट डाक के बंद होने से कम कितने घंटे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हम चेक कर लेते हैं 149 को, 149 को चेक कर लेते हैं, है ना। पहले 115 कर लेते हैं कंप्लीट, 149 का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, बताइए, कोई आर्टिकल जो कि रजिस्ट्री बीमा के तहत भेजना है, कितना मिनट पहले पेश करना। ठीक है, बिल्कुल 30 मिनट जो है इसका जवाब करेक्ट हो जाए। अच्छा, कुछ एक स्टूडेंट ने बोला कि इस पर सी होना चाहिए। देखिए, जब भी कोई आर्टिकल स्पेशल ट्रीटमेंट का होगा तो बात समझिए, लिखा होगा डॉट डॉट रुपए के लिए बीमा, डॉट डॉट रुपए के लिए बीमा। ठीक है, रजिस्ट्री के लिए बीमा नहीं, रजिस्ट्री के लिए बीमा नहीं, डॉट डॉट रुपए के लिए बीमा, डॉट डॉट रुपए के लिए भीपी, इसीलिए इसमें बी ऑप्शन करेक्ट था, इसीलिए इस पे बी ऑप्शन करेक्ट। अगर यहां पर हम लिखते डॉट डॉट रुपए के लिए बीमा, रजिस्ट्री के लिए बीमा नहीं लिखना है ना, इतने रुपए के लिए बीमा किया गया, तो आर्टिकल फिर आ जाता आपका स्पेशल, है ना। तो सुटेबल ऑप्शन जो 149 का था वो था आपका बी। बात समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।